नमस्कार। न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। रूस यूक्रेन युद्ध को 2 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चला है। रूस की उम्मीद के विपरीत ये जंग बहुत ज्यादा लंबी खिंच गई है और अभी तक इसके खत्म होने के कोई आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। इस जंग के दौरान पूरी दुनिया एक तरह से 2 खेमों में बटी हुई नजर आई है, लेकिन भारत एक ऐसा मुल्क है जिसने पूरी तरह से अपनी आजाद विदेश नीति को बनाए रखा है। या अगर दूसरे शब्दों में कहें तो भारत ने रूस के साथ अपने कई दशक पुराने रिश्ते या पुरानी दोस्ती को बरकरार रखा है। हाल ही में भारत में लोकसभा चुनाव हुए हैं और तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसे में पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी थी कि मोदी के तीसरे कार्यकाल में रूस को लेकर भारत की विदेश नीति क्या रहेगी, और अब इस सवाल का जवाब मिल गया है। भारत ने रूस के साथ अपनी दोस्ती को निभाने वाले रास्ते पर ही चलने का फैसला किया है और पूरी दुनिया को इसकी झलक उस वक्त देखने को मिल गई जब भारत ने इस जंग को लेकर हुए 90 से ज्यादा देशों के सम्मेलन में उस घोषणा पत्र पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया जिसने युद्ध को रोकने के लिए यूक्रेन की शर्तों को मान्यता दी थी। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे भारत ने इस जंग के दौरान रूस के साथ अपनी दोस्ती को निभाया है और कैसे भारत ने अपने भारत का ये जो रुख है उसको अमेरिका और ब्रिटेन के इरादों पर इस रुख ने पानी फेरा है। लेकिन पहले आपको स्विट्जरलैंड में हुए 2 दिन के उस शांति सम्मेलन के बारे में बताते हैं जो रूस की गैर मौजूदगी में पूरा हुआ। इस सम्मेलन में दुनिया के 90 से ज्यादा मुल्कों ने शिरकत की। उनके टॉप लीडर्स या फिर उनके प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को भी यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कई बार इसमें शामिल होने का न्योता भेजा था। मोदी G7 में हिस्सा लेने इटली तो गए, लेकिन वहां से वो इस सम्मेलन में शामिल होने की बजाय अपने देश यानी भारत वापस लौट आए। रूस के एक और दोस्त देश यानी चीन ने भी इसमें हिस्सा नहीं लिया, लेकिन भारत ने इसमें शिरकत करने के लिए अपनी विदेश सेवा के अधिकारी पवन कपूर को भेजा, जिन्होंने इस सम्मेलन में पारित हुए प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि रूस के साथ यूक्रेन का शांति समझौता तब तक नहीं हो सकता जब तक रूस यूक्रेन की छीनी हुई पूरी जमीन को वापस नहीं कर देता। दरअसल रूस ने इस जंग में पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के कुछ इलाके को अपने कब्जे में लिया है, जो कि यूक्रेन के कुल क्षेत्रफल के 20% से भी अधिक का हिस्सा माना जा रहा है। और इसे वापस पाने के लिए यूक्रेन की फौज ने काउंटर ऑफेंसिव शुरू जरूर किया था, लेकिन वो नाकाम रही। हाल ही में रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया था कि अगर यूक्रेन इन हिस्सों पर अपना दावा छोड़ दे, यानी इन्हें रूस के आधिपत्य में ही रहने दे तो और नाटो में शामिल होने का इरादा त्याग दे, तो वो जंग को रोक सकते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड में हुए इस सम्मेलन में पुतिन के ऑफर को नकार दिया गया। इस फैसले में 80 देशों ने अपनी सहमति दी और उस पर दस्तखत किए, लेकिन भारत ने इससे खुद को अलग करके रूस के साथ अपने रिश्तों की मजबूती को एक बार फिर से दुनिया के सामने रख दिया। भारत के अलावा इंडोनेशिया, सऊदी अरब, मेक्सिको और साउथ अफ्रीका ने भी इस पर दस्तखत नहीं किए, जबकि एक और बड़ा मुल्क ब्राजील भी सम्मेलन में महज ऑब्जर्वर के तौर पर ही शामिल हुआ था। यानी ग्लोबल साउथ के बड़े मुल्कों का समर्थन इस प्रस्ताव को नहीं मिल सका। दरअसल ये कोई पहली बार नहीं है जब भारत ने किसी बड़े इंटरनेशनल मंच पर रूस के खिलाफ खड़ा ना होने का फैसला लिया हो। इस जंग के आगाज के वक्त से ही भारत ने कभी भी इस जंग को शुरू करने के लिए रूस की निंदा या आलोचना नहीं की और ना ही UN यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में रूस के खिलाफ आए किसी भी बड़े प्रस्ताव का समर्थन किया। भारत के प्रतिनिधि अक्सर ऐसे प्रस्तावों के मौके पर अनुपस्थित रहे। भारत और रूस का साथ महज यहीं तक सीमित नहीं है। दरअसल रूस पर जब अमेरिका ने पाबंदियां लगाई इस जंग के शुरू होने के बाद, तो उसके निशाने पर रूस की एनर्जी सप्लाई थी, यानी रूस की इकोनॉमी थी। दरअसल रूस की इकोनॉमी की रीढ़ उसका कच्चा तेल और उसकी नेचुरल गैस की बिक्री ही है। इस जंग के आगाज के पहले भारत रूस से अपनी ज़रूरत का महज 1-2% ही कच्चा तेल खरीदता था, लेकिन पाबंदियों के बाद जब यूरोपीय देशों ने रूस से तेल और गैस खरीदना बंद किया, तो रूस ने भारत को डिस्काउंट पर तेल बेचने का ऑफर दिया, जो भारत ने खुशी खुशी कबूल किया। भारत के इस फैसले से अमेरिका को बड़ी मिर्ची लगी। भारत पर हर तरह का दबाव बनाया जाने लगा। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और बाकी यूरोपीय देश जो कि अमेरिका के सहयोगी हैं, उन्होंने दबाव बनाया, लेकिन भारत अपने स्टैंड पर टिका रहा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई मौकों पर अमेरिकी और यूरोपीय डिप्लोमेट्स के आगे भारत के फैसले का बचाव भी किया। जंग शुरू होने से पहले तक भारत रूस के बीच जो आपसी व्यापार था, उसे साल 2025 तक $30 बिलियन तक ले जाने का प्लान बनाया था दोनों देशों ने। ये हालात थे जंग शुरू होने से पहले के।
लेकिन कच्चे तेल की जो डील भारत और रूस के बीच में हुई, इसने ऐसा उछाल मारा कि साल 2022-23 में ही दोनों देशों के बीच का व्यापार $50 बिलियन का हो गया या उसे पार कर गया इस आंकड़े को। अमेरिका ने रूस के इंटरनेशनल व्यापार में डॉलर में जो रूस को भुगतान करने वाला जो सिस्टम है स्विफ्ट, उससे बाहर कर दिया। लिहाजा भारत और रूस ने इस डील के लिए रुपया रूबल समझौता भी किया। हालांकि ये समझौता ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुआ क्योंकि भारत बड़ी मात्रा में रूस से तेल खरीदने लगा और रूस के पास भारतीय रुपये का काफ़ी बड़ा भंडार इकट्ठा हो गया। दोनों देशों ने व्यापार के भुगतान को लेकर और भी तरीके खोज लिए। भारत रूस की इस ऑयल डील ने दुनिया के बाकी देशों को भी रास्ता दिखा दिया और रूस के कच्चे तेल की बिक्री पर अमेरिकी पाबंदियां लगभग बेअसर हो गईं। हालांकि इस जंग का असर भारत की रक्षा तैयारियों पर पड़ा है। रूस युद्ध में फंसा हुआ है और भारत को वक्त पर एयर डिफेंस सिस्टम यानी S-400 की सप्लाई नहीं कर सका। भारत को भी एहसास हो गया है कि ज़्यादा वक्त तक रूस के हथियारों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। फिलहाल भारत की फौज के पास जो बड़े हथियार हैं उनमें 80% हिस्सा रूस का ही है, लेकिन भारत को अब एहसास हो चला है कि रूस पर डिपेंड नहीं रहा जा सकता। लिहाजा भारत ने अब अमेरिका और फ्रांस और इजराइल जैसे देशों से भी बड़े हथियार खरीदना शुरू कर दिया है। लेकिन फिर भी रूस के साथ भारत की गहरी दोस्ती अब भी बरकरार है और दुनिया ने एक बार फिर से इसकी झलक स्विट्जरलैंड में देख ली है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय हमें देना ना भूलें। नमस्कार।